हेलो बच्चों, तो कैसे आप लोग। अब शुरू करते हैं हम गति के नियम। तो इससे पिछली वीडियो में हमने बल के बारे में पढ़ा था, बल क्या होता है, किस तरीके से हम बल को समझते हैं। इस वीडियो में हमें पढ़ना है कि गति का प्रथम नियम क्या होता है, किस तरीके से हम उसको समझते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्यरत ना हो। उसको समझने से पहले सबसे पहले यहां पर आ जाओ कि ये क्या है। कोई एक आनत तल है। आनत तल कहने का मतलब है जिस जगह पर गेंद बॉल कोई लुढ़केगी तो वो क्या हो जाएगा, ये तल हो जाएगा, आने वाला तल। तो इस तल पर हम अगर कहें कि ये कोई आनत तल है और इस तल पर अगर हम किसी बॉल को यहां से लुढ़काएं, ये कोई बॉल है, हमने यहां से इसको लुढ़काया तो ये क्या करेगी, ये अपने वेग में परिवर्तन करेगी। कहने का मतलब है कि इसका वेग धीरे धीरे वेग क्या करेगा, बढ़ेगा। तो ये वेग किसके कारण वेग बढ़ेगा, तो इसके कारण क्या होगा, असंतुलित बल उत्पन्न होगा। और जब असंतुलित बल उत्पन्न होगा तो इसके कारण इसमें क्या आ जाएगा, त्वरण आ जाएगा। तो इससे हम ये चीज समझते हैं कि भाई अगर कोई बॉल हमने यहां से लुढ़काई तो लुढ़काने पर उसके वेग में परिवर्तन हुआ, और जब वेग में परिवर्तन हुआ तो उसमें ये किस वजह से नीचे आ रही है तेजी से, तो ये किसके कारण आ रही है, गुरुत्वीय बल के कारण। गुरुत्वीय बल तो हमें पता है ना, गुरुत्वाकर्षण बल होता है। तो उसके कारण क्या कर रही है, ये काफी तेजी से नीचे की ओर आ रही है। तो जो हमारे साइंटिस्ट थे गैलीलियो, है ना, एक साइंटिस्ट हमारे कौन थे, गैलीलियो। तो उन्होंने ये कहा कि अगर किसी आनत तल पर कोई भी बॉल, ठीक है, कोई भी आयरन बॉल कह सकते हो, आयरन बॉल अगर वो लुढ़ककर जितनी दूरी से आ रही है, मतलब कि जितनी दूरी वो नीचे की ओर आने में तय करेगी उतनी ही दूरी वो निश्चित दूरी कितनी तय करेगी, ऊपर की ओर जाने में। जाहिर सी बात है कि भाई यहां से अगर हम किसी भी बॉल को छोड़ेंगे तो उसका क्या होगा, वेग बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये नीचे की ओर आ रहा है तो इसका वेग क्या होगा, बढ़ेगा। और जब ये निश्चित दूरी यहां तक तय कर लेगा तो उसके बाद ये अधिकतम वेग पर होगा। अधिकतम वेग पर आने के बाद ये क्या होगा, ऊपर की ओर जब चढ़ेगा तो इसका वेग क्या होगा, घटेगा, ठीक है। तो उन्होंने ये कहा था कि जितनी दूरी से वो नीचे की तरफ आएगा समान उतनी ही दूरी तक वो ऊपर की ओर जाएगा। समझ में आ रही है बात। तो जो ये बॉल है या कोई एक रिंग है, जितनी दूरी से ये नीचे की ओर आएगा उतनी ही दूरी से ये उतनी ही निश्चित दूरी को तय करेगा। अब अगर हम यहां से कह दें कि ये ऊपर से नीचे की ओर तो आया, लेकिन हमने जो ये आनत तल है इसको हमने थोड़ा सा और नीचे की ओर क्षैतिज की तरफ और थोड़ा सा कर दिया, तो ये क्या करेगा, जितनी दूरी इसने यहां से यहां तक तय की है तो ये अधिकतम दूरी तय करने के लिए उतनी ही आगे तक जाएगा, ठीक है। अधिकतम दूरी तय करने के लिए ये उतनी ही आगे तक जाएगा। लेकिन अंत में हम क्या कहते हैं कि ये एक आनत तल ऐसा है और हमने इसको पूरा क्षैतिज कर दिया बी को, ठीक है। मैं पूरा नहीं बना रहा हूं, ऐसे ही कर रहा हूं। तो यहां से जब ये बॉल नीचे की ओर आएगी तो जब यहां से ये जाएगी तो ये इस तरीके से क्या करेगी, ये चलती ही रहेगी, क्योंकि यहां पर क्या है, वेग क्या हो चुका है, नियत हो चुका है। क्योंकि यहां पर तो हमारा क्या होता है, वेग बढ़ रहा था, यहां आने के बाद वेग इसका क्या हो गया, नियत हो गया। कहने का मतलब क्या है कि इसमें संतुलित बल कार्य करेगा ही नहीं, सॉरी असंतुलित बल यहां पर कार्य करेगा ही नहीं, तो जिसके कारण इसका वेग क्या हो जाएगा, नियत हो जाएगा। तो गैलीलियो ने हमें यही बताया था कि अगर कोई वस्तु जितनी दूरी से नीचे की ओर आएगी उतनी दूरी से ऊपर की ओर चली जाएगी। अब जो गति का प्रथम नियम था उसको समझने के लिए हमने काफी चीजें समझी हुई हैं। जैसे कि हम पहला ये समझ सकते हैं कि अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वो विरामावस्था में रहेगी, या कोई वस्तु अगर गति कर रही है तो वो गति ही करेगी जब तक कि हम उस पर बाह्य बल ना लगाएं। जाहिर सी बात है, देखो हमने इसको यहां से छोड़ा, ये यहां से क्या कर रही थी, गति करते हुए जा रही थी। लेकिन अगर हम इसके तल को, जो ये तल है, अगर हम इसको चिकना बना दें, है ना, जो इसकी सतह है, इस सतह को अगर हम चिकना बना दें तो ये अधिक समय तक क्या करेगी, घूमती ही रहेगी, क्योंकि यहाँ पर असंतुलित बल क्या है, शून्य है। असंतुलित बल है ही नहीं जिसके कारण इसका वेग बढ़े, ठीक है। और असंतुलित बल हमने पढ़ा हुआ था, जो क्या करता है, किसी भी विराम वाली वस्तु को क्या करता है, गति देने का काम करता है, जिसमें वेग में परिवर्तन होता है, जिसके कारण त्वरण होता है। तो वही चीज यहां पर करनी चाहिए, लेकिन वो तो नहीं हो रही है, तो यहाँ पर असंतुलित बल क्या है, शून्य है। और अगर हम इसके संपर्क तल जो है, ये सतह है, इसको अगर हम क्या कर दें, चिकना बना दें, जैसे हम बोलते हैं ना, लिब्रिकेंट जैसा कर दें, तो क्या हो जाएगा, ये काफी ज्यादा देर तक उसी वेग से, नियत वेग से आगे बढ़ता रहेगा। फिर गति का जो प्रथम नियम था उसको हम काफी उदाहरणों से समझ सकते हैं। पहला उदाहरण ये है कि भाई अगर हम किसी बाइक में, कार में या बस में बैठे हुए हैं तो क्या होता है
कि जब हम बैठे हुए होते हैं तो कार, बस या बाइक आगे की ओर जब बढ़ती है तो हम क्या करते हैं, हम पीछे की ओर हो जाते हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि वहां पर जड़त्व काम करता है। जड़त्व किसे कहते हैं? जड़त्व समझो, गुणात्मक रूप से किसी वस्तु के रहने या समान वेग से गतिशील रहने की प्रवृत्ति को हम जड़त्व कहते हैं। इसका मतलब क्या है जड़त्व का? जैसे कि अगर मैं किसी कार में बैठा हुआ हूं और कार आगे की ओर जब बढ़ रही है तो जो कार का जो तल है उस पर मेरे पैर लगे हुए हैं, तो उस जगह पर वो तो गति में ही है, और जो मेरा ऊपर का आधा शरीर है वो क्या है, उससे टच में नहीं है। तो जैसे ही कार आगे की ओर बढ़ती है तो हम पीछे की ओर चले जाते हैं, क्योंकि कोई भी वस्तु अगर विरामावस्था में तो विरामावस्था में ही रहना चाहती है, और उसी को हम जड़त्व कहते हैं। क्योंकि मेरा नीचे का जो सिरा है, शरीर का आधा नीचे का सिरा, वो उससे टच है तो वो गति की अवस्था में आ चुका है। लेकिन जो मेरा ये आधा शरीर ऊपर का भाग है, ये क्या है, विरामावस्था में, तो ये गति में आने की वजह से क्या होता है, पीछे की ओर चले जाता है। या फिर हम कभी भी बस में खड़े हुए होते हैं तो खड़े हुए होने के बाद क्या होता है, जब वो ब्रेक लगाता है तो हम आगे की ओर पीछे की ओर चले जाते हैं ना, सॉरी, ब्रेक लगाता है तो हम आगे की ओर चले जाते हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हमारा जो ऊपर वाला भाग होता है, शरीर का हिस्सा होता है, वो हिस्सा हमारा उससे टच नहीं होता है। तो इसी प्रवृत्ति को हम क्या कह देते हैं, जड़त्व कह देते हैं। समझ में आ रही बात? या फिर हम किसी कार में बैठे होते हैं तो कार जब सीधी रेखा में चल रही होती है, सरल रेखीय गति कर रही होती है, तब तो कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर हम कार को वहीं से मोड़ देते हैं तो मोड़ने के समय हमारा शरीर इस तरफ चले जाता है। क्यों चले जाता है? क्योंकि उस समय क्या होता है, हमारी शरीर क्या होता है, विराम में होता है ऊपर वाला हिस्सा, और जैसे ही वो उस तरफ होता है तो वो क्या हो जाता है, गति की अवस्था में आ जाता है। ठीक है, तो यही हमारा जड़त्व कहलाता है। और गति के प्रथम नियम को हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। इसको हम क्या कह देते हैं, जड़त्व का नियम भी कह देते हैं, क्योंकि ये चीज इसमें लागू हो रही है। और एक चीज समझो, जैसे कि हमने कैरम खेलते हैं हम लोग, तो कैरम खेलने के वक्त जो स्ट्राइकर होता है, स्ट्राइकर से जब हम गोटी के इस तरीके से बनी हुई होती है ना, यहाँ पर ये पूरा एक ढेर लगा हुआ होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, स्ट्राइकर से यहां से जब इसको मारते हैं नीचे वाली गोटी पर, तो वो क्या करती है, सिर्फ एक गोटी आगे की तरफ जाती है, बाकी सारी की सारी क्या जाती है, उसके जस्ट नीचे आ जाती है। समझ में आ रही बात? बाकी सारी की सारी क्या आ जाती है, नीचे की ओर आ जाती है। क्यों होता है ऐसा? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि उस गोटी के अलावा बाकी सब क्या है, विराम अवस्था में है, तो वो विराम अवस्था में ही रहना चाहती है। ठीक है, जब तक कि उस पर हम कोई वाय बल नहीं लगाएंगे तो वो उसी अवस्था में रहेगी। या फिर अगर कोई हम एक पानी का गिलास लें और उस पानी के गिलास में हम क्या करें, एक ताश की गड्डी आती है, ताश के पत्ते को हम ऊपर रखें और उसके ऊपर हम क्या रख दें, एक सिक्का रख दें, 5 रुपए का, 10 रुपए का जो सिक्का आता है वो सिक्का रखें, और जब हम उस पत्ते को एकदम से जब खींचते हैं तो जो उसके ऊपर सिक्का रखा हुआ होता है वो उसके साथ नहीं आता है, वो सीधे उसी पानी में चले जाता है। प्रयोग करके देख लेना। तो क्या है, वो सिक्का क्या है, विराम में है। हमने क्या किया, उस ताश के पत्ते को गति दी, जिसके कारण वो जो विराम में था वो विराम में ही रहा। ठीक है, जब तक हम उस पर वाय बल नहीं लगाएंगे वो विराम में ही रहेगा। समझ में आ रही बात है? तो वही चीज होती है गति के प्रथम नियम में। फिर इसमें जड़त्व और द्रव्यमान की बात भी आती है। भाई बिल्कुल आएगी, पढ़ लेते हैं पहले है क्या। किसी भी वस्तु का जड़त्व उसका वह प्राकृतिक गुण है, कौन सा गुण है, प्राकृतिक गुण है, जो उसकी विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। इस प्रकार किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है। जाहिर सी बात है भाई, अब जो ये हमने कहा जड़त्व, ये क्या सब में लागू होता है? किसी में कम होता होगा, किसी में ज्यादा होता होगा, है ना, बराबर तो दोनों में हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? समझो, अगर मैं कहूं कि मैंने रबड़ की बॉल में, जैसे फुटबॉल है, फुटबॉल में मैंने किक मारी, तो जिस बल को मैंने लगाया उस फुटबॉल में, जिस दिशा में लगाया, क्योंकि बल लगा रहे हैं तो दिशा तो हमें जरूर पता होनी चाहिए, तो जिस दिशा में हमने बल लगाया वो बॉल उस बल से काफी दूर चली गई। लेकिन अगर वहीं पर पत्थर की बॉल हो और हम उसी बल से लगाए तो पत्थर वहां से आगे खिसकेगा नहीं, हमारे उल्टी चोट लग सकती है। ठीक है, तो यहां पर किसी भी वस्तु का द्रव्यमान जो है ना वो बहुत जरूरी है बल लगाने के लिए। ठीक है, जो जड़त्व हम कह रहे हैं ना उसके लिए। या फिर एक और उदाहरण ये समझो कि एक रेलगाड़ी है और एक जो ठेला वगैरह लेके जाते हैं, ठेला गाड़ी समझ सकते हो, वो ठेला गाड़ी है। हम दोनों में क्या कर रहे हैं, धक्का लगा रहे हैं। तो जिस धक्के से अगर मैं ठेला गाड़ी को आगे बढ़ा रहा हूं, उसी बल को अगर मैं रेलगाड़ी में लगाऊं तो रेलगाड़ी तो खिसकेगी ही नहीं, हिलेगी ही नहीं ना बिल्कुल भी। तो यहां पर हमारा जड़त्व लगाने के लिए द्रव्यमान सबसे जरूरी होता है। तो किसी भी वस्तु का द्रव्यमान उस पर लगाए गए बल के बारे में बिल्कुल हमें पता होना चाहिए, क्योंकि जितना हम बल लगा रहे हैं उससे हमें उसका द्रव्यमान पता चलेगा। भाई द्रव्यमान ज्यादा होगा तो ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, द्रव्यमान कम होगा तो कम बल से भी काम चल जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो जड़त्व तथा द्रव्यमान क्या है, किसी भी वस्तु का जड़त्व उसका वह प्राकृतिक गुण है जो उसकी विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है।
इस प्रकार किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है। एक तरीके से उसकी माप ही है। ठीक है, द्रव्यमान जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा हमें उसमें क्या करना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? मतलब कि विराम से गति में लाना पड़ेगा, गति से विराम में लाना पड़ेगा, और वही गति का प्रथम नियम होता है। तो गति का प्रथम नियम एक बार फिर से पढ़ लेते हैं कि जब कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वो विरामावस्था में ही रहेगी, या कोई वस्तु अगर गति कर रही है तो वो गति ही करती रहेगी जब तक हम उस पर कोई बाह्य बल ना लगाएं। इस पे 2-3 उदाहरण है, 2-3 उदाहरण कर लेते हैं, फिर ये कंप्लीट करते हैं, फिर अगली वीडियो में गति का द्वितीय नियम। हमने उदाहरण दिए हैं, कुछ इसको समझ लेते हैं। निम्न में से किसका जड़त्व अधिक है? अभी हमने समझा कि जड़त्व की माप कौन है, द्रव्यमान। अब द्रव्यमान जिसका ज्यादा होगा, मतलब कि जिस वस्तु को हमें धक्का देने में, खींचने में ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, वो उसका द्रव्यमान ज्यादा हो जाएगा, और द्रव्यमान ज्यादा होगा इसका मतलब जड़त्व ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर एक रबड़ की गेंद है और उसी आकार की पत्थर की एक गेंद है। बताओ भाई, एक रबड़ की गेंद है और एक पत्थर की गेंद है। तो रबड़ की गेंद में अगर हम किक मारेंगे तो वो तो आसानी से चली जाएगी, लेकिन अगर हम पत्थर की गेंद में किक मारेंगे तो उल्टा हमारी ही चोट लग जाएगी, क्योंकि उसका द्रव्यमान ज्यादा है। तो यहां पर कौन सा आ जाएगा, पत्थर की गेंद का जड़त्व ज्यादा हो जाएगा। इसमें एक साइकिल और एक रेलगाड़ी, जाहिर सी बात है कौन हो जाएगी, एक रेलगाड़ी। ये तो सोचने वाली बात ही नहीं है। 5 रुपए का सिक्का और 1 रुपए का सिक्का, 5 रुपए का सिक्का, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्या है, जब कोई गतिशील बस अचानक रुकती है तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं, और विरामावस्था से गतिशील होते हैं तो आप पीछे की ओर हो जाते हैं। ये किसकी वजह से होता है, यह जड़त्व के नियम से की सहायता से होता है। और जड़त्व का नियम क्या होता है, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है, तो विरामावस्था में ही रहेगी, या गतिशील अवस्था में है तो गतिशील ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगली वीडियो में करेंगे गति का द्वितीय नियम। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाकी ये लिख लेना नोटबुक में। ठीक है।